Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of issues in management accounting. I am your teacher Salma Sadek. Today is our sixth lecture. In this lecture, we will discuss the different costing approaches, variable costing approach and the absorption costing approach. How we will prepare the income statement using the variable costing approach and the absorption costing approach, and how these differ from each other. First, we will review the previous lecture. In last lecture, we have discussed the cost structure, how the CVP analysis is used in the cost structure. अब कास्ट स्ट्रक्चर का क्या होता है कि इसमें ये हमने देखा था कि कितनी वेरिएबल और फिक्स्ड कास्ट की प्रोपोर्शन हमारे कास्ट स्ट्रक्चर को किस तरह इफेक्ट कर रही होती है। अब जिस इनकम स्टेटमेंट में आपकी जिस कास्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड आपकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है फिक्स एक्सपेंसेस की, तो वो है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा आ रहा होता है। वेरिएबल कास्ट की प्रोपोर्शन आपकी ज़्यादा होगी तो ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम आ रहा था। उसमें फिर हमने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्लाइन करके देखा था कि सेल्स वॉल्यूम के विद द इंक्रीज एंड द डिक्रीज कैसे आपके प्रॉफिट्स चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कास्ट स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या था कि कितनी आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम सेंसिटिव है विद द चेंज ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, कि सेल्स वॉल्यूम में चेंज आता है तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आता है, ये आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होती है। कि अगर आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगी, ज़्यादा सेंसिटिव होगी, तो इट मीन्स कि आपकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं विद द चेंज ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। फिर उसी के अकॉर्डिंग सीवीपी एनालिसिस और कास्ट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने सेल्स मिक्स कैलकुलेट किया था कि कौन सा बेस्ट या ऑप्टिमम सेल्स मिक्स होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती है, कि उनके लिए सेल्स मिक्स का कौन सा लेवल होता है जिस पे वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही होती हैं। उसमें हमने सेल्स कमीशन की भी एग्जांपल ली थी कि अगर हम सिर्फ ये है कि प्राइसेस हाई देखें तो ये है कि फिर सेल्स पर्सन जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि जो हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को सेल करें। लेकिन ये है कि हमने ऐसा सेल्स मिक्स क्रिएट करना होता है कि जिसमें हाई मार्जिन, जिसमें आपका प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा हो, उन प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम सेल करें ताकि। फिर हमने उसमें एग्जांपल देखी थी कि आपके पास एक 80% उसमें प्रोडक्ट्स की आ रही थी परसेंटेज, और दूसरी प्रोडक्ट जो थी लो मार्जिन प्रॉफिट वाली वो हम 20% सेल्स मिक्स में सिलेक्ट कर रहे थे। फिर उसी सेल्स मिक्स को कैलकुलेट करते हुए आगे हमने ब्रेक इवन कैलकुलेट किया था कि कैसे सेल्स मिक्स का जो आपका सेल्स मिक्स का पहले हम ओवरऑल देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, फिर ये है कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे आप आगे ब्रेक करना है डिफरेंट पार्ट्स में, कि एक कितना ABC जो सपोज डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी प्रोपोर्शन आपने सेल करनी है उस ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। नाउ मूव टुवर्ड द टुडेज लेक्चर। अब वेरिएबल कास्टिंग क्या है? वेरिएबल कास्टिंग जो होता है, अंडर वेरिएबल कास्टिंग ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दैट वेरी विद द आउटपुट आर ट्रीटेड एज द प्रोडक्ट कास्ट। कि अब इसमें क्या है कि जो आपकी पर यूनिट के साथ अब जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज या कम करेंगे तो ये है कि उसके साथ साथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वेरी कर रही है, वो आपकी प्रोडक्ट कास्ट ट्रीट होगी। इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का सिर्फ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन होगी, उसमें आपके फैक्ट्री ओवरहेड के जो फिक्स प्रोपोर्शन होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। तो सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कास्ट इन द वेरिएबल कास्टिंग अप्रोच। फिक्स जो उसमें प्रोपोर्शन होगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, उसको हम एज अ पीरियड कास्ट कंसिडर करते हैं। अब ये है कि वेरिएबल कास्ट जो होती है इसमें आपका ये है कि वेरिएबल पोर्शन अलग होता है, फिक्स पोर्शन अलग होता है, तो उसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कितनी वेरिएबल कास्ट ये है कि हमारी इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कंट्रीब्यूट कर रही है, और फिर उसके बाद आपके पास कितना प्रॉफिट रह जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट है कि अब्जॉर्प्शन कास्टिंग। अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या है कि इट ट्रीट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एज द प्रोडक्ट कास्ट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर दे आर वेरिएबल और फिक्स। इसमें यह है कि जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस होंगे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रेलिवेंट, या फिर आपके फिक्स्ड कास्ट भी जितनी भी होगी, फिक्स्ड कास्ट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ द फिक्स एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और अदर रेलिवेंट एक्सपेंसेस। तो जितने भी फिक्स और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे ये उनको एज अ प्रोडक्ट कास्ट डील करेगी।
The cost of a unit of a product under the absorption costing method consists of the direct material, direct labor and the both variable and the fixed manufacturing overhead. कि इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल और फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड होगी. इट इज़ फ्रीक्वेंटली रेफर टू द फुल कास्ट मेथड. इसको हम फुल कास्ट मेथड भी कहते हैं. अब ये कि इसकी बेस पे आप डिसीजन मैनेजमेंट नहीं ले सकती कि वेरिएबल कास्ट को किस तरह कंट्रोल करना है, या वेरिएबल कास्ट हमारी कितनी पर यूनिट चल रही है, फिक्स्ड कास्ट का कितनी प्रोपोर्शन है, या क्योंकि इसमें आपकी मिक्स हुई होती है वेरिएबल और फिक्स्ड कास्ट. इसमें आपकी दोनों कास्ट का मिक्सचर हुआ होता है. अब डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग. अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल जो होता है वो तो अब रॉ इन्वेंट्री को जाता है. ये दोनों में रॉ मटेरियल जो है वो आपका दोनों सिस्टम्स में वेरिएबल पोर्शन में भी और अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड में भी आपके सीजीएस को चार्ज होगा कि आपके एज अ प्रोडक्ट कास्ट कंसिडर होगा. डायरेक्ट लेबर भी सेम, वो आपका दोनों में वर्क इन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है. अब ये है कि जो आपका वेरिएबल कास्टिंग मेथड होगा उसमें सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो आपका वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो रहा है, और जो फिक्स ओवरहेड है वो आपका किधर जा रहा है, पीरियड कास्ट में. लेकिन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या है कि आपका वेरिएबल प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों आपके वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो रहे हैं, और फिर ये कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो तैयार होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो आपकी सीजीएस को चार्ज होगी. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपके वेरिएबल कास्टिंग में सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका सीजीएस में इंक्लूड होगा, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके एज अ पीरियड एक्सपेंस कंसिडर होंगे. लेकिन इन कंट्रास्ट टू अब्जॉर्प्शन कास्टिंग, आपके अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ये जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ये भी सीजीएस का पार्ट होगा. आपका सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस जो होंगे वो एज अ पीरियड एक्सपेंसेस में ट्रीट हो रहे हैं. ये एग्जांपल है वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट की. अब वेरिएबल कास्टिंग में हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल COGS. अब वेरिएबल ये COGS इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका मटेरियल, लेबर और FOH तीनों शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. देन वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी जो होंगे वो भी आपके यहाँ पे माइनस होंगे. वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होंगे, वो भी आपके माइनस हो जाएंगे. कि जितनी भी वेरिएबल कास्ट है रेलिवेंट टू प्रोडक्ट वो आपकी यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस कंसिडर होगी. इसको माइनस किया तो ये आपका 65,000 आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन. उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंस है. फिक्स्ड एक्सपेंस में हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस हैं और फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस हैं. अब ये तीनों एक्सपेंसेस आपके फिक्स्ड में हैं 10,000, 8,000, 7,000, तो ये टोटल 25,000. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास था 65,000, उसमें से 25,000 माइनस किया तो आपकी नेट इनकम आ गई 40,000 वेरिएबल कास्टिंग में. अब हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है. अब अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा COGS कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम्बिनेशन आए वेरिएबल मटेरियल, लेबर एंड FOH. FOH can be a variable and the fixed FOH. तो अब यहाँ पे टोटल ये देखें, टोटल हमारे पास वेरिएबल COGS 20,000 था, और ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो हमने यहाँ पे ऐड किए, तो ये टोटल 30,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ रही है. जो आपका ग्रास मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना, ग्रास मार्जिन बन रहा है 70,000. अब इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स्ड एक्सपेंस भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड की हुई है. और सेलिंग और एडमिन, अब यहाँ पे सेलिंग टोटल आपके सेलिंग होंगे, सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू वेरिएबल सेलिंग प्लस फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, जो हमने वेरिएबल पोर्शन में या वेरिएबल कास्टिंग सिस्टम में अलग अलग मेंशन किए थे. यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग अलग है और फिक्स्ड सेलिंग अलग, लेकिन अब्जॉर्प्शन में दोनों को ऐड कर दिया. और सेम इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी जो होंगे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों ऐड हो गए, तो ये टोटल 30,000. यहाँ पे भी आपकी नेट इनकम सेम आ रही है 40,000. लेकिन क्या है कि सिर्फ आपका फॉर्मेट चेंज है दोनों कास्टिंग सिस्टम में, कि उसमें आपने वेरिएबल एक्सपेंस सेपरेट कर दिए थे
हर एक को अलग हेड में मेंशन किया था और फिक्स्ड एक्सपेंस को अलग। तो यहाँ पे ये है कि आपके मटेरियल, लेबर और FOH की सारी कास्ट जो है, चाहे वेरिएबल है या फिक्स है, वो आपकी COGS को चार्ज हो गई, और बाकी जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं वो आपके एज अ पीरियड कास्ट कंसिडर हो रहे हैं। ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है इन द टेबुलर फॉर्म कि कैसे आपके अगर यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सेल जो है वो चेंज हो रहे हो तो फिर आपकी नेट इनकम जो ऑपरेटिंग इनकम होगी अंडर अब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिस्टम और अंडर वेरिएबल कास्टिंग सिस्टम कैसे एक दूसरे से वेरी कर रही होगी। अगर आपके यूनिट्स, अब केस 1 है कि अगर यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड, कि आपके यूनिट्स जितने आपने प्रोड्यूस किए हैं वो सारे सेल हो गए हैं, तो आपका इन्वेंट्री में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और यह कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी दोनों मेथड्स में सेम आ रही होगी। अब्जॉर्प्शन कास्टिंग नेट इनकम इज इक्वल टू वेरिएबल कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। बट इफ यूनिट प्रोड्यूस ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस ज़्यादा किए हैं लेकिन यूनिट सेल आप कम कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं। अब अब्जॉर्प्शन कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम विल बी ग्रेटर देन द वेरिएबल कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब इसमें क्या है कि आपके नेट प्रॉफिट जो होंगे अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ज़्यादा होंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम के अगेंस्ट, और अगर आपकी यूनिट प्रोड्यूस कम हुई है और सेल आपने ज़्यादा की है तो फिर आपकी जो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी वो कम होगी वेरिएबल कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम से। अब इसकी रीज़न क्या है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम इज़ हायर अंडर द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग बिकॉज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट इज डेफर्ड इन द इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कास्टिंग इन्वेंट्री कास्टिंग एज इन्वेंट्री कास्ट। कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे क्यों आ रही है कि जो आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो आप डेफर्ड कर देते हैं इन द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिस्टम। अब आपने देखा था कि आपके पास जो यूनिट्स बच जाते हैं फिक्स्ड यूनिट्स फिनिश्ड, आपके पास जो तैयार फिनिश यूनिट्स बच गए हैं तो फिर यह है कि वो आप उनकी कास्ट डेफर्ड कर देते हो नेक्स्ट पीरियड में। लेकिन यह है कि वेरिएबल कास्टिंग में क्या है कि आपने उसी पीरियड को एलोकेट कर दी है तो वो आपकी चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए वेरिएबल कास्ट में आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम कम आती है। लेकिन जब आप यूनिट प्रोड्यूस कम करते हो और सेल आपके ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके प्रॉफिट इसीलिए कम होते हैं कि आपके पास जो प्रीवियस टाइम पीरियड की कास्ट रिलीज हुई होती है फिक्स्ड ओवरहेड में, कि आपने जो पिछले टाइम में पीरियड में यूनिट्स बच गए थे उनकी फिक्स्ड कास्ट आपने नेक्स्ट पीरियड को डेफर्ड कर दी थी, तो वो अब आपकी रिलीज होगी तो फिर आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम इसमें कम आएगी। अब एडवांटेजेस क्या है वेरिएबल कास्टिंग के? एडवांटेज आपका यही है कि इनेबलिंग CVP एनालिसिस, कि जैसे आपको पता है कि CVP एनालिसिस में क्या है कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी फिक्स्ड और कास्ट वेरिएबल कास्ट अलग अलग मेंशन हो, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो वैल्यू आ रही होती है वो ये क्या होता है कि उससे आपने फिक्स्ड एक्सपेंस को कवर करना होता है। तो ये कि वेरिएबल कास्टिंग में आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें आपका फिक्स और वेरिएबल पोर्शन अलग होता है, तो आसानी से आप CVP एनालिसिस के थ्रू इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में। CVP एनालिसिस दैन अटेम्प्टिंग टू यूज द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग फॉर्मेट विच मिक्स द, अब ये है कि अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या है कि उसने आपके वेरिएबल और फिक्स्ड कास्ट को मिक्स कर दिया होता है, और जबकि आपके जो वेरिएबल कास्टिंग सिस्टम है उसमें आपकी दोनों कास्ट अलग अलग मेंशन हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसका बेनिफिट एक्सप्लेनिंग चेंज इन द नेट ऑपरेटिंग इनकम। द वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट्स आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि जैसे अब आपको पता है कि वेरिएबल एक्सपेंस आपके अलग मेंशन होते हैं, फिक्स्ड आपके अलग मेंशन होते हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड के हैं या चाहे आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस जी फलां प्रोपोर्शन में आया है। अब जो आपकी अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में थी वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी मिक्सचर थी, अब आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके वेरिएबल या फिक्स्ड आपके सेग्रीगेट नहीं थे। ऑल अदर थिंग्स द सेम, जब आपके इसमें क्या होता है कि अब आपकी बाकी चीज़ें सेम रही, लेकिन जैसे ही आपकी सेल्स अप होंगी तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज कर रही होती है। आपको इजीली ये आप कर सकते हैं इंटरप्रेट। ये आप इसकी एग्जांपल देखें कि आप सेल्स 1 लाख थी तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम बल्कि नेट लॉस था 25,000। फिर आपकी फरवरी में भी सेम रही, 1 लाख आपकी सेल्स रही, बाकी चीज़ें एक्सपेंस वगैरह उसी तरह वेरी करते रहे
अकॉर्डिंगली तो ये कि आपका लॉस रहा 25,000। लेकिन मार्च में जैसे ही आपकी सेल्स इंक्रीज हुई 5 लाख तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम डायरेक्टली 2,35,000 पे चली गई। अब आप वेरिएशन देख सकते हैं कि अगर हम राइट से लेफ्ट मूव करें तो जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं तो अब 5 लाख से अगर 1 लाख पे दोबारा आए तो ये है कि आपकी लॉस में जा रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है कि आप इजीली वेरिएबल कास्टिंग सिस्टम में आपकी इजी टू अंडरस्टैंड होती है इनकम स्टेटमेंट, और आप अप डाउन के सेल्स के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट्स में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है कि सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। वेरिएबल कास्टिंग मेथड करेक्टली आइडेंटिफाई द एडिशनल वेरिएबल कास्ट दैट विल बी इनकर्ड टू द मेक वन मोर यूनिट। अब क्या है कि आपका इसमें हर यूनिट पे जितनी एक्स्ट्रा वेरिएबल कास्ट बियर हो रही है या कर हो रही है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब हर यूनिट को जनरेट करने पे आपकी कितनी कास्ट आ रही है। इसी तरह फिक्स्ड कास्ट का इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कास्ट ऑन प्रॉफिट, ये भी आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है कि आपकी फिक्स्ड कास्ट अलग मेंशन होती है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप फिक्स्ड कास्ट को माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। तो ये है कि आपकी फिक्स्ड कास्ट की जो वैल्यू है वो इनकम स्टेटमेंट में भी इजीली मेंशन होती है। तो क्या है कि ये चीज़ें आपके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में इजीली गाइड कर रही होती हैं और यूजेबल होती हैं कि आपकी वेरिएबल कास्ट भी पर यूनिट से आइडेंटिफाई है, फिक्स्ड कास्ट का कितना पोर्शन है वो आपका, और प्रॉफिट पे वो कैसे इफेक्ट हो रही है, ये चीज़ें इजीली ट्रेसेबल होती हैं और आपके डिसीजंस को ईजी कर रही होती हैं। तो क्या है कि वेरिएबल कास्टिंग के एडवांटेज क्या है कि आपकी इजी टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, इनेबल CVP एनालिसिस और एक्सप्लेनिंग चेंज इन द नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद हमारे पास आता है जी सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट। अब वो तो क्या थी कि हमने एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू था कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपनी इनकम स्टेटमेंट्स बनाती हैं वेरिएबल कास्टिंग मेथड को यूज़ करते हुए और अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होती है कि इसमें अब हर डिपार्टमेंट की, हर सेगमेंट की, हर प्रोडक्ट लाइन की आप डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। A segmented income statement is the managerial accounting document that break down sales, cost allocation and income information so a manager can see how each of these measurements relate to a specific segment of the company. अब ये कि आपके वो जो जितने भी सेल्स होती हैं, कास्ट होती है या इनकम होती है, हर डिपार्टमेंट की वो अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। आप इजीली ट्रेस कर सकते हो कि अब एक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, HR डिपार्टमेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हर डिपार्टमेंट के मार्केटिंग के इतने एक्सपेंस हैं, इतनी उसकी सेल्स हैं, इतने उसके एक्सपेंसेस हैं, इतने उनके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। इसी तरह HR डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, या फिर ये कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना मटेरियल आ रहा है, कितनी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इजीली आप ये है कि उसकी सेल्स, प्रोसेसिंग कास्ट या कास्ट जितनी भी ओवरऑल आ रही है या इनकम आप सेग्रीगेट कर सकते हो। अब सेगमेंट क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ ए कंपनी आइदर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। अब इसको आप एज अ प्रोडक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या फिर सर्विस भी। अब सर्विस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तीनों डिपार्टमेंट्स को हमने अलग कर दिया, HR, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट में क्या होगा कि आप एक ही डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो अब एक जनरल स्टोर की एग्जांपल ले लें कि वो कपड़ों में भी डील कर रहे हैं, गारमेंट्स में भी, शूज़ में भी, कॉस्मेटिक्स में भी। तो अब ये है कि वो प्रोडक्ट वाइज उनकी डिवीजन हो गई। Business is divided segment into many forms such as product, service and even internal departments. Departments की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। अब ये है कि कुछ हमारे पास कास्ट होती है ट्रेसेबल फिक्स कास्ट और कुछ होती है कॉमन फिक्स्ड कास्ट। ये सेगमेंटेड में इनको सेग्रीगेट करना या आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कैसे हम फिक्स्ड कास्ट को एलोकेट करेंगे किसी सेगमेंट को, कि वो ट्रेसेबल फिक्स्ड कास्ट है और एक कॉमन फिक्स्ड कास्ट। अब ट्रेसेबल फिक्स्ड कास्ट हमारे पास कौन सी कास्ट आती है? दैट इज इनकर्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सेगमेंट। अब ये है कि वो हमारी फिक्स्ड कास्ट जो सिर्फ उसी सेगमेंट की वजह से इनकर हो रही है। अगर वो सेगमेंट नहीं होगा तो वो कास्ट आपकी नहीं आएगी।
अगर वो हम सेगमेंट ख़त्म कर देते हैं तो वो कास्ट भी आपकी गायब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सपोज गारमेंट्स की, तो वही गारमेंट्स की वजह से ही हमने एक्स्ट्रा बिल्डिंग ली, गारमेंट्स की वजह से ही हमने एक्स्ट्रा वो प्लांट लगाया, सिलाई मशीनें वगैरह ली, तो क्या है कि ये उसी सेगमेंट की वजह से कास्ट आ रही हैं, वो आपकी ट्रेसेबल फिक्स्ड कास्ट होती हैं। अब कुछ ऐसी कॉमन फिक्स्ड कास्ट होती हैं जो आपकी ट्रेसेबल नहीं होती, कि वो आपके सेगमेंट से रेलिवेंट नहीं होती। अगर आपका सेगमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आपकी कास्ट बियर होनी ही होनी है, वो आपका एज अ होल ऑफ फुल ऑर्गेनाइजेशन कास्ट होती है। अगर आप वो सेगमेंट ख़त्म भी कर दें तो तब भी आपकी वो कास्ट चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी कास्ट जो आपके सेगमेंट को डायरेक्टली लिंक नहीं कर रही होती या उसके होने या ना होने से उसकी कास्ट पे इफेक्ट नहीं आ रहा होता, तो उसको हम कॉमन फिक्स्ड कास्ट कहते हैं। सपोज द सैलरी ऑफ द CEO। अब आपके जो CEOs ऊपर बैठे होते हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, वो अब आपकी चाहे एक सेगमेंट डिलीट हो गया या फिर ये कि आपका सेगमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी सैलरी पे इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए ये आपकी कॉमन फिक्स्ड कास्ट होती है। वो आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते। अब सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट में आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कुछ इस तरह होता है कि सबसे ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन हेड है उसका CEO, उसके अब अंडर 2 डिफरेंट डिविजन्स काम कर रही हैं, एक बिजनेस प्रोडक्ट डिवीजन है और कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। अब ये 2 डिविजन्स काम कर रही हैं। अब इनकी अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम दोनों को डिफरेंट मेंशन करेंगे कि बिजनेस प्रोडक्ट डिविजन्स की सेल्स क्या है, उसके एक्सपेंस क्या है और उसकी इनकम क्या है। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिविजन्स की इसी तरह अलग मेंशन होंगी। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन क्या है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उसके अंडर आप 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई, कंप्यूटर गेम्स और क्लिप आर्ट। अब ये है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन जो अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी उसमें इन दोनों की अलग अलग बनाएगी कि कंप्यूटर गेम्स की कितनी प्रोडक्शन थी, इसकी कितनी सेल्स हुई, इसका कितना एक्सपेंस आया। इसी तरह वो क्लिप आर्ट्स के अलग कैटेगराइज करेंगे। अब फिर ये है कि कंप्यूटर गेम्स में अब सेल्स मेथड भी डिफरेंट है। अब सेल्स चैनल वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स और रिटेल स्टोर्स, कि कुछ उन्होंने रिटेल स्टोर्स पे कंप्यूटर गेम्स रखवाई हुई हैं, उस तरह सेल हो रही है, कुछ वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। तो इसी तरह ऑनलाइन मार्केटिंग पे उनके रेवेन्यूज़ अलग आ रहे होंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे उनके एक्सपेंसेस अलग आ रहे हैं, रिटेल स्टोर्स पे जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स तो उनके एक्सपेंसेस अलग हैं। तो इसी तरह उनकी इनकम स्टेटमेंट सेगमेंटेड होगी कि अब प्रॉफिट मैक्स जो बनाएगा वो उसकी इनकम स्टेटमेंट के 2 पोर्शन होंगे, बिजनेस प्रोडक्ट डिवीजन और कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन जो अपने पास बना रहा होगा बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, वो उसमें कंप्यूटर गेम्स और क्ले पार्ट्स का अलग अलग पोर्शन होगा। इसी तरह कंप्यूटर गेम्स वाले जो अपनी बना रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट में, उसमें ऑनलाइन सेल्स और रिटेल स्टोर्स की अलग अलग हेड होंगे। ये हम इस एग्जांपल को लेके आगे करते हैं बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट कि अब टोटल कंपनी की सेल्स कितनी है 5 लाख, लेकिन उसकी बिजनेस प्रोडक्ट डिवीजन की 3 लाख आ गई, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन की 2 लाख आ गई। इसी तरह उसके अकॉर्डिंगली उनके वेरिएबल एक्सपेंस जो आ रहे थे, वेरिएबल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कंपनी के 1,80,000 है, उसमें से 120 बिजनेस प्रोडक्ट के हैं और 60,000 कंज्यूमर प्रोडक्ट के हैं। अदर वेरिएबल एक्सपेंस, फिर टोटल आपके वेरिएबल एक्सपेंस, आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवरऑल 270 आ गया, उसमें से 150 पोर्शन बिजनेस प्रोडक्ट्स का है और 120 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है। फिर ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे हमने ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंसेस पहले माइनस करने हैं। अब 171,000 टोटल। फिर इसी तरह डिवीजन वाइज, अब डिविजनल सेगमेंटेड मार्जिन, अब डिविजनल सेगमेंटेड मार्जिन टोटल हमारा आ गया 99,000। उसमें से फिर अब जो टोटल कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस थे वो माइनस किए तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई 13,500। अब जो कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस थे वो आपने ओवरऑल टोटल कंपनी के इनकम में से माइनस करना है। आप उसको किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कंपनी के एक्सपेंस हैं, आपके किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपके ट्रेसेबल जो फिक्स एक्सपेंस थे वो आपने दोनों सेगमेंटेड में डिवाइड की हुई हैं, बट जो आपके कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस थे वो आपने टोटल कंपनी के रेवेन्यूज में से माइनस किए हैं, वो आपके सेगमेंटेड की जो इनकम्स थी उनको अफेक्ट नहीं कर रहे।
अब क्या था कि हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन जो है वो आगे 2 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन की जो बनेगी वो इस तरह बनेगी इनकम स्टेटमेंट के। कंज्यूमर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स थी 2 लाख, उसमें क्ले पार्क की कंट्रीब्यूशन 75,000 है और कंप्यूटर गेम्स की 1,25,000। उसी के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है टोटल कि दोनों प्रोडक्ट्स पे कितने कितने एक्सपेंस आए। उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका कितना है कि 1,20,000 अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल कंज्यूमर प्रोडक्ट का, तो उसमें क्ले पार्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन है और कंप्यूटर गेम्स की 70,000 आपकी कंप्यूटर गेम्स की कंट्रीब्यूशन थी, 50,000 आपकी क्ले पार्ट की। अब ट्रेसेबल जो फिक्स एक्सपेंस हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के ट्रेसेबल के आपने क्ले आर्ट को कौन से चार्ज करने हैं और कंप्यूटर गेम्स के वो टोटल आपके सिर्फ 70,000 है। 70,000 में से भी 30,000 आपके क्ले पार्ट से रेलिवेंट है और कंप्यूटर गेम से रेलिवेंट है 40,000। अब यहाँ पे ये है कि आपके जो डिवीजन प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट एक्सपेंस थे फिक्स एक्सपेंस वो इतने थे। अब जो आप यहाँ पे अब प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 20,000 और 30,000। टोटल आपका फिक्स इनकम आ गई 50,000। अब उसमें से जो आपके कॉमन फिक्स एक्सपेंस रेलिवेंट टू दिस कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन थे वो आपके 11,000 थे कि आपके टोटल 81,000 एक्सपेंस थे जो टोटल हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के, लेकिन उसमें से भी ट्रेसेबल 70,000 है और बाकी 11,000 जो है वो आपके कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के हैं, तो वो आपने माइनस किए तो आपका 39,000 डिवीजन मार्जिन आ गया। अब इन 11,000 को आप ना क्ले पार्ट को चार्ज कर सकते हैं ना कंप्यूटर गेम्स को। अब आपकी कंप्यूटर गेम्स आगे फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड थी कि ऑनलाइन सेल्स में और रिटेल स्टोर्स में। अब ऑनलाइन आपकी सेल्स हो रही है 1 लाख और 25,000 सिर्फ आपकी रिटेल स्टोर्स पे सेल हो रही है कंप्यूटर गेम्स की। अब उन पे वेरिएबल एक्सपेंस कितने आ रहे हैं 32,000 आपके ऑनलाइन सेल्स एक्सपेंस आ रहे हैं और उसके 8,000 अदर वेरिएबल एक्सपेंस जो थे वो 5,000 और 10,000। अब यहाँ पे जो आपके टोटल ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस है वो 25,000 है कि 50,000 आपके ऑनलाइन सेलिंग पे लग रहे हैं और आपके 10,000 जो है रिटेल स्टोर्स पे। अब रिटेल स्टोर्स क्या है आपका नेगेटिव में जा रहा है। रिटेल स्टोर्स का आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिर्फ 7,000 है लेकिन उस पर फिक्स एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो रहे हैं 10,000, तो ये है कि आपका ये लॉस में जा रहा है। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं या रिटेल स्टोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग को अपनी बढ़ा सकते हैं और रिटेल स्टोर्स को आप ख़त्म करके या कम भी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 45,000 टोटल आ गया का सेगमेंटेड मार्जिन। अब उसमें से कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंस थे जो आप ऑनलाइन सेल्स को भी नहीं चार्ज कर सकते और रिटेल स्टोर्स को भी, वो 15,000। तो टोटल आपका प्रोडक्ट लाइन से सेगमेंट मार्जिन जो आया है 30,000। अब ये आपका कम क्यों हुआ कि आपके रिटेल स्टोर्स जो हैं वो आपके लॉस में जा रहे हैं। अगर यही आपका मार्जिन 3,000 पॉजिटिव होता तो फिर आपके यहाँ पे 51,000 ये मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता, तो फिर आपका सेगमेंटेड मार्जिन भी इंक्रीज़ होता, तो उसके बाद आपकी कॉमन फिक्स माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट भी इसी तरह मैक्सिमम होता। अब सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट में हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल ओवरऑल कंपनी का ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस प्लस कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस, कि जो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस के जो हम चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट डिविजन्स को या डिफरेंट सेगमेंट्स को, प्लस जो कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस है ओवरऑल कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल कंपनी का ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ओवरऑल CM रेशो। अब 171,000 आपके ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस थे और कॉमन 85,500, तो टोटल हमारे 2,56,500 हो गए। ओवरऑल अब जो सेल्स रिक्वायर्ड है कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए वो 4,75,000 रिक्वायर्ड है। अगर हम किसी एक डिवीजन को देखें तो अब डिवीजन में कैसे होगा ब्रेक इवन कैलकुलेट। अब ये डॉलर सेल्स फॉर ए सेगमेंट टू ब्रेक इवन। अब सेगमेंट का ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेगमेंट में क्या है कि सिर्फ सेगमेंट ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस, वो कंपनी का था कि कंपनी में ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस प्लस कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस हमने ऐड किए थे
यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ सेगमेंट के ट्रेसेबल जो फिक्स एक्सपेंस है उनको डिवाइड करेंगे सेगमेंट CAM रेशो से। ये इसकी एग्जांपल है कि अब टोटल कंपनी के क्या थे 1,71,000 जो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आई, तो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस भी आपके 1,71,000 थे। आपका सेगमेंट का मार्जिन 0 रह गया और कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस तो कवर करने के लिए यहाँ पे आपके पास कोई रेशो बची नहीं है, मार्जिन बचा ही नहीं है, तो आपका नेट ऑपरेटिंग लॉस आ गया 85,500। अब जो डिवीजन का हम देखें तो डिवीजन का आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 90,000 और आपके ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस भी हैं 90,000, तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन है 0। क्या आपकी 180,000 पे आप सेल्स हों आपकी एक डिवीजन की, तो ये है कि आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ट्रेसेबल एक्सपेंस आपके कवर हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट वाइज देखें तो प्रोडक्ट वाइज आपका ब्रेक इवन अचीव हो रहा है दोनों कंडीशंस में कि कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के भी ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस कवर हो रहे हैं और आपके बिजनेस प्रोडक्ट डिवीजन के भी। लेकिन अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लॉस में जा रही है कि आपके ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस तो कवर हो रहे हैं लेकिन आपके जो कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहे। अब सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट्स में जो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं उनको आपने कैसे ओवरकम करना है कि ओमिशन ऑफ कास्ट, कि आप कास्ट समटाइम रिकॉर्ड करने ही भूल जाते हैं, या आप वेरिएबल को फिक्स्ड में मेंशन कर देते हैं या फिक्स्ड को वेरिएबल में, या आप कम ज़्यादा लिख देते हैं। तो आपने ये जो कास्ट रिकॉर्ड करनी होती है और किस हेड में आपने रिकॉर्ड करनी है, ये आपने बहुत एहतियात के साथ रिकॉर्ड करनी होती है कि आपकी कास्ट आप जो चार्ज कर रहे हैं वो आप प्रॉपर हेड को ही चार्ज कर रहे हो। देन सेकंड है कि इन अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर असाइनिंग ट्रेसेबल कास्ट अमंग सेगमेंट्स, कि आपकी जो ट्रेसेबल कास्ट है अभी जैसे बताया था कि जो फिक्स्ड एक्सपेंस आपके होते हैं ट्रेसेबल वो आपने उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को ही चार्ज करने होते हैं। अब ये नहीं कि अगर आपका वो प्रोडक्ट डिवीजन का ट्रेसेबल फिक्स्ड कास्ट थी लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चरिंग को चार्ज कर दें, या फिर यह कि आपकी बिजनेस प्रोडक्ट डिवीजन की कास्ट थी आपने उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन को चार्ज कर दिया, तो ये आपकी ये कि इन अप्रोप्रिएट असाइनिंग होगी। आपने जिस डिपार्टमेंट की जो कास्ट होगी उसी को चार्ज करनी है। ये नहीं कि अगर आप ऑनलाइन में सेलिंग आपकी प्रॉफिट में जा रही है और आपकी जो रिटेल स्टोर्स वाली सेलिंग थी वो आपकी नुकसान में जा रही है, तो आप रिटेल स्टोर्स वाली कास्ट आप ऑनलाइन सेलिंग को चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह आगे आर्बिट्ररी डिवाइडिंग कॉमन कास्ट अमंग सेगमेंट्स। अब ये है कि आपने जिस सेगमेंट की जो कास्ट है या जिस परसेंटेज से चार्ज हो रही है उसी तरह चार्ज करनी है, ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ओवरऑल चार्ज कर दें। जैसे अब लास्ट हमारा था ना कि ऑनलाइन सेलिंग में आपको प्रॉफिट आ रहा था लेकिन रिटेल स्टोर्स आपका लॉस में जा रहा था, तो ये नहीं है कि आप ओवरऑल कास्ट दोनों सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दें ताकि आपका रिटेल स्टोर्स वाली कास्ट भी कवर हो जाए। ऐसे आप नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से आप डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि जो जिस सेगमेंट की कास्ट है आपने उसी को चार्ज करना है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, पहले वेरिएबल कास्टिंग, उसमें कौन कौन सी आपकी कास्ट शामिल होती है, कौन से और उसको कैसे आपके टोटल्स किस तरह आप एलोकेशन करते हैं कास्ट की। फिर आपने अब्जॉर्प्शन कास्ट को डिस्कस किया और उन दोनों का कंपैरिजन किया, उन दोनों की इनकम स्टेटमेंट्स बनाई कि वेरिएबल कास्टिंग में कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर इनको आगे मोस्ट थोड़ा एडवांस में आगे कि सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट हमारी कैसे जनरेट होती हैं और सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट्स को बनाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, कि एक्टिविटी बेस में कैसे आप कास्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कैसे चार्ज करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।